नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी से खास बातचीत की। आपको सुनाते हैं इस चर्चा में उन्होंने क्या कुछ कहा और क्या कुछ खास रहा। तो नेशनल फोरम में वहां की मीडिया में जो परसेप्शन है, मैं चाहता हूं कि एक बार आप उसके विषय में अगर कोई सवाल आप ले सकें, क्योंकि ये ऑडियंस के बीच में से सवाल आना चाहिए। और हम पहला सवाल एक आपकी तरफ से खासतौर से कि नेशनल मीडिया में जो सर ने बात कही और आप मोहन जी, एक चीज पर मैं जरूर सवाल लेने से पहले कहना चाहूंगा, आपने एक सूचना विभाग के बारे में बात की। आज की तारीख में वर्ल्ड ओवर अगर लीडर्स देखे जाए, और अभी हाल में अपने प्रधानमंत्री जी को मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा कि पूरे विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं उसमें कोई ऐसा लीडर है जो मीडिया के हर चैनल से इंटरेक्ट कर रहा हो। और मैं योगी जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए कहूंगा कि पहली बार जब उनका हमारा जो है किसी चैनल से 2-3 चैनल्स के साथ इंटरेक्शन की बात आई, तो हमने उनसे कहा कि सर क्वेश्चन मंगा लें, डिटेल्स मंगा लें। बोले उसकी चिंता करेंगे। हम लोगों ने कहा राम मंदिर पर कोई अगर प्रश्न पूछेगा तो क्या होगा, बोले करते चिंता नहीं करो। ये जो कन्विक्शन होता है नेशनल लीडर में, इसके योगी जी ने जो हमने देखा है, ये कन्विक्शन है कि जब आप मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं, अभी आपने हाल में देखा होगा एक चैनल का जो है आपकी अदालत में देखा होगा, तो हर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही और सटीक। तो ये इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि ये तभी संभव है जब आपने जमीन पर काम किया हो, जमीन पर लोगों से जो है इंटरेक्ट किया हो। कौन देश में कौन चीफ मिनिस्टर है जो सुबह 7 बजे जो है 8 बजे जनता अदालत करता और दरखास्त देता? ऐसा संभव नहीं। ये जो एक काम करने का जो जोश है और फिर फीडबैक लेने का जो एक सिस्टम है, जब इस टाइप को लीडर प्राप्त करता है तभी ये संभव है कि जो प्रश्न पूछो उसका उत्तर देते हैं और विजन बिल्कुल क्लियर है कि हम अपने देश प्रदेश को आगे कैसे दिखाएं। हम कह सकते हैं ना कि जब नवरत्नों की बात होती थी, जो जिस राजा के पास, मैं राजा तो नहीं बोलूंगा, तो महाराज तो हम उनके एक पद के नाते कहते हैं, लेकिन जिस चीफ मिनिस्टर के पास ऐसे रत्न होंगे तो जाहिर सी बात है वो रोशनी तो वहां तक पहुंचेगी। सपना जी, कोई आपका सवाल हो, उसके बाद हम ऑडियंस से 1-2 सवाल लेकर के सर से सेशन वाइंड अप करेंगे। सर, वैसे तो हम यहाँ लोकसभा चुनाव की बात करने के लिए बैठे हैं, लेकिन खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो महिलाओं को लेकर, मैं उत्तर प्रदेश बहुत पहले से आती रही हूँ, महिलाओं को लेकर जो बदलाव आया है और जितनी खुल के हम लोग चल पाते रोड पे, ऐसा पहले नहीं था, मैंने खुद महसूस किया। बस उसी पर मेरा सवाल है कि आप गृह विभाग में भी रहे तो इतना सेफ्टी आप देखिए जो आपने प्रश्न किया उसका मैं जड़ से उत्तर देता हूँ। अगर किसी प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर होती है, वो तभी बेहतर हो सकती है जब इस तरह से गुंडे, माफिया, जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको कंट्रोल में लाया जाए। क्रिमिनल एलिमेंट सबसे पहले किसको प्रभावित करते हैं? समाज के कमजोर लोगों को, समाज में व्यापारियों को, सड़क पर चलती महिलाओं को, स्कूल के सामने निकलती हुई छात्राओं को, इनको जो है प्रभावित करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से तय किया कि 0 टॉलरेंस टू क्राइम एंड क्रिमिनलिटी। 0 मीन्स 0। एंड दूसरा उन्होंने कहा कि प्योर रूल ऑफ लॉ। तो मुख्यमंत्री जी का जो ये महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण और इस पूरे जो एस्पेक्ट को 50% हमारा जो है महिलाएं हमारे प्रदेश में है, लड़कियां हमारे प्रदेश में है, उस पर विशेष काम किया। 118 से अधिक कोर्ट्स महिलाओं के क्राइम्स और बच्चों के क्राइम्स के नए प्रदेश में स्थापित हुए। आज कल परसों में देख रहा था, महीनों से मैं देख रहा हूँ, सालों से देख रहा हूँ कि किसी भी मामले में, रेप के मामले में, मर्डर के मामले में, कोई भी मेजर क्राइम के मामले में यूपी का स्थान जो है 18वां, 20वां या मे बी 30वां स्थान आ गया है। मतलब ये आपकी लोएस्ट क्राइम। ये पॉसिबल तभी हुआ है जब हमारे प्रदेश की जो पुलिस व्यवस्था है, जो यूपी पुलिस है, ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी पुलिस है। इसकी 3 लाख से संख्या बढ़ाकर 4.5 लाख की गई। इसमें महिलाएं 10,000 से बढ़ाकर 20,000 महिलाएं और जुड़ी गई। विमेन कांस्टेबल 30,000 महिलाएं हो गई। इसकी जो है टेक्निकल साइड में, साइबर में, फॉरेंसिक में, वेपनरी में इसको टेक्निकली और मजबूत किया गया। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नए थाने, नए पुलिस स्टेशन
इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बढ़ाया गया। और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी जो महिला सशक्तिकरण पर आपने बात की, फोकस ऑन विमेन। तो हर गांव में 20 महिला बीट कांस्टेबल बनाएंगे, हर थाने में महिला डेस्क बनाएगी। इसके साथ साथ जो है महिलाओं के अपराध को रोकने के लिए जो हेल्पलाइन है 1090 उसको 112 से कोऑर्डिनेट करा के उसको और मजबूत किया गया। और साथ ही साथ जो है प्रोसिक्यूशन विंग को भी इतना मजबूत किया गया कि आज की तारीख में क्रिमिनल को मालूम है कि अगर उसने क्राइम कमिट किया है तो वो छूटेगा नहीं और बचेगा। और साथ ही साथ ये भी किया कि जिन माफिया, जिन गुंडे बदमाशों ने 100 मुकदमे, मैं जान रहा हूं उन जनपदों में मैं जिलाधिकारी रह के आया हूं, 100 मुकदमे एक मामले में भी कन्विक्शन नहीं। आज हर मामले में जुडिशरी का पूरा मजबूत सहयोग मिला, हाईकोर्ट का सहयोग मिला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सहयोग मिला। जब एक हो जाए, जब देश की जुडिशरी एक हो जाए, देश का पॉलिटिकल लीडरशिप एक हो जाए, प्रदेश का लीडरशिप चीफ मिनिस्टर एक हो जाए, जब प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी हम जैसे अधिकारी एक हो जाए, प्रदेश की पुलिस एक हो जाए, ये मुख्यमंत्री जी की सोच और प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद है उसके तहत हुआ है। फिर मुख्यमंत्री जी का ये था कि हम बुंदेलखंड के लिए जरूर हमें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। बुंदेलखंड को भी, एक्सप्रेसवे को भी प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास करके उसका उद्घाटन किया, वो भी काम शुरू हो गया और समय से पहले पूरा हुआ। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूरे बुंदेलखंड के क्षेत्र को, वहां के औद्योगिक विस्तार के क्षेत्र को भी आगे बढ़ा रहा है। और फिर मुख्यमंत्री जी का कुंभ के पहले एक निर्णय था कि हम पश्चिम को पूरब से जोड़े। और तब उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे जो पहले एक बार प्रयास की गई थी और सफल नहीं हुए थे, उसका एक नया खाका तैयार करके जहां दिल्ली से मेरठ 16 लेन का एक्सप्रेसवे खत्म होता है, उसी पॉइंट से गंगा एक्सप्रेसवे को शुरू करके प्रयागराज तक ले जाने का निर्णय कुंभ में लिया। वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश का 45 से 46 हजार करोड़ का है। वो कार्य भी बहुत, मुझे खुशी है बताने में, बहुत तेजी से हो रहा है। और उसके जो निर्माण कार्य है लगभग 40-45% ऑन एन एवरेज चारों उसके जो पार्ट्स है वो कंप्लीट है। कोशिश हमारी ये है कि 2025 तक उस कार्य को हो जाएगा। ये जो एक्सप्रेसवे का नेटवर्क अब पूरे उत्तर प्रदेश में आया है तो विदेशी भी आते हैं, देश के अन्य भाग से जब लोग आते हैं तो निश्चय ही उसका बहुत फर्क पड़ता है। आज अगर अयोध्या आपको जाना है तो आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होकर अयोध्या अगर जाइए तो 1.25 घंटे में जो है आप अयोध्या पहुंच जाएंगे। आज जो है आजमगढ़ आपको जाना है तो 2-2.25 घंटे में आप आजमगढ़ पहुंच जाएंगे। और एक मुझे बताने में खुशी है कि गर्मी का मौसम है, बच्चों की छुट्टियां हैं, आजमगढ़ में बहुत ऐसे परिवार हैं जो दिन में सुबह आजमगढ़ से निकले, यहाँ पर विभिन्न मॉल्स में अपने बच्चों को घुमाया और यहाँ पर एंजॉय किया और शाम तक उसी एक्सप्रेसवे के माध्यम से वापस चले जाते हैं। उद्योग विभाग जो है हमारे जो औद्योगिक विभाग का पूरा व्यवस्था है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इन एक्सप्रेसवे के किनारे अब नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हों। मुझे बताकर खुशी है कि इन एक्सप्रेसवे के किनारे लगभग 30 औद्योगिक क्षेत्र और बन रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल फिलहाल पिछले साल इन्वेस्टर समिट उनके सामने हुआ। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL, world's leading eco-friendly paper from agro residue.
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अवनीश अवस्थी से खास बातचीत की थी हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी ने। तो आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। लाख करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव आए और फिर इस साल मंदिर के उद्घाटन के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद फरवरी में ग्राउंड ब्रेकिंग जो 10 लाख करोड़ से ज्यादा की हुई। मुख्यमंत्री जी का ये जोर है कि अब इन सभी प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के लिए इन एक्सप्रेसवेज के किनारे भूमि को जो है प्रॉपरली उसको लेकर विकसित किया जाए। तो ये पूरा एक जो खाका और एक जो पूरी रूपरेखा और एक जो पूरे विकास की गाथा है, तो कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेसवे उसकी रीढ़ की हड्डी है और इसको प्रदेश को आगे ले जाने में लाभ है। सर एक बात खास तौर से मैं अपने दर्शकों को यहाँ बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब विकास का स्तर इतना हो चुका है कि मुझे लगता है कि शायद अकेले हमारे वरिष्ठ अधिकारी अवनीश अवस्थी जी भी उसको शायद समय कम पड़ जाए हमारे लिए। लेकिन एक बात, क्योंकि विकास का स्तर मार्च 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से बढ़ा सर। जो ये जो चीफ मिनिस्टर है, हम जब दिल्ली में बैठते हैं बातचीत करते हैं, तमाम वहां भवन है, चाहे वो हरियाणा भवन है या हम हिमाचल भवन की बात करें, हम मध्य प्रदेश भवन की बात करें, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स आते हैं तो हम उन्हें बहुत आराम से खाते हैं पीते हैं। लेकिन जब यूपी के चीफ मिनिस्टर आते हैं हमने वो कभी बैठे हुए नहीं देखे। एंड ही इज सच अ डिफिकल्ट चीफ मिनिस्टर सर। तो ये हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे, ऐसे मुश्किल चीफ मिनिस्टर के साथ आप 2017 से लेकर अब तक कैसे काम कर पा रहे हैं सर? देखिए, ये चीज मैं तो एक पूरा चेंजिंग सिनेरियो देख रहा हूँ। मैं 1987 में आया, फिर हम लोग फील्ड में रहे, जिलों में लगभग 8 से 9 साल रहे, 7 जनपदों में जिलाधिकारी के रूप में रहे। इस प्रदेश के हर चीफ मिनिस्टर के साथ काम करने का मौका मिला। बदायूं में मैं था तो उस समय जो है 2 चीफ मिनिस्टर्स का जो है मैं रिटर्निंग ऑफिसर भी रहा। तो पहले क्या था कि जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज थे, सीएम्स थे, इवन प्रधानमंत्री के लेवल पर अगर हम देखें तो एक अलग सोच थी, एक पॉलिटिकल दिखते। आज की तारीख में अगर आप अपने प्रधानमंत्री जी को देखें, हम लोग ने उन्हें क्लोजली वॉच किया जब वो गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे। हम लोगों ने उनको बहुत ही क्लोजली वॉच किया है जब वो प्राइम मिनिस्टर 2014 में बने। वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है, तो उनके संसदीय क्षेत्र और पूरे प्रदेश के अन्य कार्यक्रमों में उनको क्लोजली वॉच करने का मिला है। और हम इंटरनेशनल लेवल पर भी देखते हैं, इतनी मेहनत करने वाला जो है कोई व्यक्ति दिखता नहीं। हम लोग को खुद इंस्पिरेशन होती है कि जो व्यक्ति 24 घंटे काम कर रहा है, 366 दिन काम कर रहा है, कभी छुट्टी पर नहीं जा रहा है, ये जो एक पूरा जो मॉडल सेट किया है, इसका निश्चित ही फर्क पड़ा है। और यही कारण है कि यूपी का जो डेवलपमेंट दर है वो इंडिया से भी आगे है। इंडिया का डेवलपमेंट दर तो आपको मालूम है कि अभी कल परसों का तो आया है कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी है। तो यूपी भी इंडिया में वन इज दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, जहां वर्ल्ड में इंडिया 5वें स्थान से लेकर अब 3रे स्थान पर 2027-28 बहुत जल्दी हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी ले जाना है। हम 2रे स्थान पर हैं, इसको पहले स्थान पर ले जाएं। हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि हम 5th लार्जेस्ट और 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। हमारा यूथ इतना ट्रेंड है, उसको हमको आगे ले जाने की जरूरत है। ये एक पूरा जो लक्ष्य है, इसमें जब हम देखते हैं प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, तो निश्चय ही हमको लगता है कि देश मजबूत हाथों में है और देश और प्रदेश और मजबूत होता जाएगा। अपने प्रदेश के हर नागरिक को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हर तरह से उसको लाभ दे सकते। मैं एक बात अपने दर्शकों से और बताना चाहता हूँ, खासतौर से जो विभिन्न चैनलों पे वो मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं सर के साथ में, क्योंकि सर इससे पहले के जो मुख्यमंत्री थे सर, वो उनके बारे में जब मीडिया में चर्चाएं होती थी तो बहुत अच्छे वे में नहीं आती थी। मुख्यमंत्री जी को 2017 के बाद वो पदभार ग्रहण करते हैं तो उनको प्रमुख सचिव सूचना के तौर पे अवनीश अवस्थी जी मिलते हैं। और सर इससे पहले मुझे नहीं याद है कि इतनी पुरानी तो मेरी पत्रकारिता नहीं कि आप डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन या कभी आप सूचना से जुड़े भी होंगे, लेकिन सबसे डिफिकल्ट डिपार्टमेंट जिससे लोग डरते हैं वो विभाग आपने संभाला। और उसके बाद से जो योगी आदित्यनाथ जी की जो छवि बनी और खास तौर से जो डेवलपमेंट्स यूपी में हुए,
सर गुजरात मॉडल जो था सर, वो भी हमें जब सरकार भाजपा की नहीं थी तो उतना प्रदर्शित नहीं होता था, खासतौर से सरकार बनने के बाद दिखा। लेकिन यूपी का जो मॉडल है, जो डेवलपमेंट का मॉडल है सर, वो बहुत कुछ देखने को मिले, ना कि देश में लेकिन देश के बाहर भी सर। देखिए, यूपी में जो डेवलपमेंट मॉडल है और प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है, मुख्यमंत्री जी का जो है पूरा एफर्ट है, ये कह लीजिए इट इज फॉर्चुनेट कि उत्तर प्रदेश में केंद्र की सरकार और राज्य सरकार एक है। ये जो डबल इंजन जो कहा जा रहा है, इट इज नॉट जस्ट अ स्लोगन, इट इज एन एक्चुअल थिंग विच इज वर्किंग ऑन द ग्राउंड। कभी भी उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले मेरे जानने में तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि केंद्र और राज्य की सरकारों में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा हो जितना अच्छा आज का कोऑर्डिनेशन है। आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी एक निगाह से इशारा करते हैं और प्रदेश में मुख्यमंत्री जी उसको इंश्योर करते हैं कि ग्राउंड पर काम हो। मुझे तो एक प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी है, जो हम ही लोगों ने उसको धर्मार्थ कार्य की, तो क्या इतनी जल्दी इतना खूबसूरत इतना इम्पैक्टफुल कोई प्रोजेक्ट हो पा रहा है। आज अयोध्या के बारे में रोज चर्चा हो रही, राम मंदिर के बारे में रोज चर्चा हो रही। क्या ये जो पूरी कहानी राम मंदिर की, मैं तो वहाँ कलेक्टर भी रहा हूँ फैजाबाद अयोध्या में 97-98 में, मैं नहीं सोच सकता था कि कभी ऐसा होगा कि अयोध्या से इंटरनेशनल फ्लाइट चलेगी और प्रधानमंत्री जी ने उसका भी शुरुआत किया। कि ये जो मेरे ही सामने, हम लोग भी अच्छे बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, IIT कानपुर से पढ़े हुए हैं, हम लोग भी सोच रखते हैं ऑफिसर के रूप में, लेकिन हम लोगों की सोच से भी परे था कि अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। अयोध्या में पूरे देश की ट्रेनें आएंगी, वंदे भारत टाइप की फास्ट ट्रेन आएगी जो 5 से 6 घंटे में जो है दिल्ली से अयोध्या सीधे पहुंचा देगी। कल 70-80 लोग का एक ग्रुप आया, पूर्व राष्ट्रपति जी के साथ पूरी ग्रुप आया, पूरी ट्रेन से आया और आज ट्रेन से कल ट्रेन से निकल गए। एक दिन में आया, एक दिन में निकल भी गया। ये कभी सोचा नहीं जा सकता था। 2017 में जब मुख्यमंत्री जी आए तो वो खुद संत है, खुद जो है पीठ के अध्यक्ष है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी उस पीठ के जो है अध्यक्ष है। लेकिन उन्होंने एक चीज हम लोगों को कहा, अफसरों के बीच में बैठ के कहा कि आप लोग अपने प्रदेश का पोटेंशियल अचीव नहीं कर रहे, 1% भी पोटेंशियल नहीं अचीव कर रहे हैं, जितना अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, आप विंध्याचल, आप बुद्धिस्ट पूरा सर्किट ले लें। तो ये सोच के बाद एक एक करके प्रोजेक्ट आगे बढ़े। अयोध्या में पहली बार जब दीपोत्सव हुआ, मुख्यमंत्री जी ने दिए जलाने का निर्देश दिया और दीपोत्सव का आयोजन हुआ उत्सव विभाग और वहां के प्रशासन से। मुझे याद है कि पूरा विश्व रुका और 650 चैनल ऐसे थे पूरे विश्व के जिन्होंने पहली बार कवर किया। और जब प्रधानमंत्री जी 2023 में अयोध्या में दीपोत्सव में गए, लाखों दिए जलाए गए, वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुआ। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। ओडिशा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा के संबलपुर में जनसभा की। इस मौके पर अमित शाह ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की, साथ ही विरोधियों पर जमकर निशाना भी उन्होंने साधा। आज मैं ओडिशा की जनता को कहने आया हूं, मैं देश भर की सरकारों के कामकाज का विद्यार्थी आदमी। हमारा ओडिशा जो है ये देश भर में सबसे समृद्ध राज्य है और देश भर में सबसे गरीब जनता अगर कहीं है
तो वो भी ओडिशा में। ये उत्कल भूमि खनिज संपदा से भरी हुई भूमि है और ये संपदा को लूटने का काम नवीन जी के बाबू कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार भाजपा की सरकार बनाइए, यहां से खनिज संपदा नहीं जाएगी, पूरी प्रोडक्शन की चेन कर वैल्यू एडिशन पूरा मेरे ओडिया भाइयों बहनों की भूमि पर रहेगा। भाइयों बहनों, हम ऐसा ओडिशा बनाना चाहते हैं जिससे एक भी युवा को अपनी पत्नी और बूढ़े मां बाप छोड़कर कहीं महाराष्ट्र, कहीं हरियाणा, कहीं बेंगलोर मजदूरी के लिए न जाना पड़े, उसको अपने प्रदेश के अंदर ही काम मिल जाए। ओडिशा का लोकेशन बहुत सुंदर है, एक लंबा कोस्ट लाइन है, खनिज संपदा का अंबार है, मेहनत कश युवा है। एक ही चीज नहीं है, मेहनत करने वाला मुख्यमंत्री नहीं है। और मैं कहता हूं, भाजपा की सरकार बना दीजिए, हम मेहनत करने वाला युवा और जोशीला मुख्यमंत्री देकर ओडिशा को समृद्ध बनाएंगे। भाइयों बहनों, ये पश्चिमी क्षेत्र के लिए हमेशा बीजू सरकार ने अन्याय किया है। मैं आज कहकर जाता हूं, समग्र ओडिशा का सम विकास हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। आज भी 27 लाख परिवारों के पास घर नहीं है। मोदी जी ने जब पानी देना शुरू किया, उसके पहले तक सिर्फ 3.5% लोगों के पास पानी था। आज भी 26 लाख परिवारों में पानी नहीं है। आज भी 6,400 गांव सड़क से कटे हुए हैं, 8,000 स्कूल बंद हो गए और विकास के पायदान में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा उड़ीसा 29वें नंबर पर। तो ओडिशा से गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप, जहां पर वो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील कर रहे थे और चुनाव प्रचार कर रहे थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्रावस्ती लोकसभा में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। इस मौके पर सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया और सीएम योगी ने इस दौरान क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। जनता जनार्दन इसका भी जवाब दे देती है। जनता ही इनको बता देती है कि जो राम को लाए हैं, हम उनको, और ये लोग ठहरे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, ये जो ठहरे राम विरोधी, इन लोगों को, ये राम के तो विरोधी हैं ही, लेकिन वोट के लिए ये देश का विरोध भी कर रहे हैं, गरीब का विरोध कर रहे हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के लोगों के हकों पर सेंधमारी करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। इनके द्वारा जो षड्यंत्र होने जा रहा है, उसके प्रति आगाह करने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर हमने एक नए भारत का दर्शन किया है। आज जो परिवर्तन हम सबको नजर आ रहा है, ये मोदी जी के परिश्रम का, उनके विजन का, उनके मिशन का परिणाम है। दुनिया के अंदर हम सब भारतवासियों का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, भारत के अंदर आज आतंकवाद और नक्सलवाद के बारे में, उनकी गतिविधियों की अनैतिक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कोई प्रश्रय नहीं दे सकता, और जो भी प्रश्रय देगा तो उसे मालूम है कि उसके लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। याद करिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जब सरकारें थी, सुबह की शुरुआत होती थी एक घोटाले से, और सायकाल आते आते
आतंकी वारदात की खबरें आती हुई हम सबको दिखाई देती थी। बहनों और भाइयों, ये जो सरकारों की, उस समय की सरकारों का नकारापन था, उसका भुक्तभोगी जनता जनार्दन को बनना पड़ता था। आज की स्थिति आप सबके सामने है। आज तो आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसा गया। अब तो मैं कहता हूं, पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है। ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी। तो श्रावस्ती से सीएम योगी को सुन रहे थे आप। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।